evening everyone. गुड इवनिंग देव। जैसे अवध यूनिवर्सिटी के बच्चे बोल रहे थे ना कि आप लोगों का क्लास है 29 से, और हम लोग आप लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलो भाई, अब आप ही लोगों पर है ये पूरा जो है। हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम में गेस क्वेश्चंस या फिर आप बोलो मैराथन, जो भी बोलो, इससे क्वेश्चन आएंगे। इस बात को जो है हम लोग अभी यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर, मैं टॉपिक भी करवाते चलूंगी, आंसर भी करवाते चलूंगी कि ये क्वेश्चन आने वाला है। ध्यान से देखना है, समझना है और इसको पूरा कंप्लीट करके जाना है। ठीक है। अवध यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है 29 को एग्जाम है, बीएड फर्स्ट ईयर का। आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो नॉलेज एंड करिकुलम का एग्जाम है, तो हम नॉलेज एंड करिकुलम का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लियर? चलिए देखो, अवध यूनिवर्सिटी में ना सबसे पहले तो कुछ चीजों को समझो। फर्स्ट ईयर है आप लोगों का, नए हो तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता है। सबसे पहले तो अवध यूनिवर्सिटी में एक बात को याद रखना है कि इसमें तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट। ठीक है। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सबसे पहले करना है। सबसे पहले आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन करना है। रीजन उसका ये रहेगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन से मार्क्स आपको ज्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है। ये अगर इसको इग्नोर करोगे दिक्कत आपको होगी। देखो अवध यूनिवर्सिटी के बच्चे देख लो, बीएड फर्स्ट ईयर का है। कल 29 को पहला एग्जाम रहेगा। डरे हुए भी रहोगे, कुछ समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन ये सजेशन को बस इस्तेमाल करना। आप लोगों का जो है 3 तरह का क्वेश्चन रहता है, लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट। मैं क्यों ये बोल रही हूँ ये भी मैं आपको अभी बता दूंगी कि इसका फायदा जो है जितने हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं हमारे पेड बैच के, उनका हुआ है, और ये आप लोग भी करोगे तो आप लोगों को भी होगा। हाँ तो चलो देखो, अभी अवध यूनिवर्सिटी के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का 16 मार्क्स का होता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 16 मार्क्स का है। तो क्यों छोड़ोगे इसको भाई, इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि लॉन्ग क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, एक भी नहीं। ठीक है। तो जब लिखना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन से करना है। आप सिलेक्ट कर लो लॉन्ग वाले पार्ट में कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है। जो आ रहा है उसको टिक करो और पहले वो, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि उसमें आपको मार्क्स कम आएंगे। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो फिर तो आपने कंप्लीट कर ही लिया होगा, उसमें दिया गया है। तो इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि उसमें आपके मार्क्स कम आ जाएंगे या फिर ऐसा होगा, नहीं। सेक्शन सी लिख देना, लॉन्ग क्वेश्चन हेडिंग बीच में डाल देना, एंड क्वेश्चन नंबर 1 या लॉन्ग क्वेश्चन का जितना नंबर क्वेश्चन आप कर रहे हो उस क्वेश्चन को डाल के आंसर लिखना स्टार्ट कर देना। ये बिल्कुल जरूरी है। तो जब लॉन्ग क्वेश्चन तीनों कर लोगे फिर उसके बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चन। ये आप लोगों का 8 मार्क्स का रहता है, इसको भी नहीं छोड़ना है। टारगेट ये रखना है कि इसको पूरा कर लेना है और इसको पूरा कर लेना है। ठीक है। पहला तो टारगेट ये होना चाहिए। एक भी लॉन्ग छूट गया तो 16 नंबर एक ही बार में लेकर के चला जाएगा आपका। वेरी शॉर्ट को लास्ट में करना। अगर इसमें से 1-2 नंबर छूट भी जाता है तो 2 नंबर 3 नंबर जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो इसीलिए वेरी शॉर्ट सबसे लास्ट में होना चाहिए, जबकि बच्चे उल्टा करते हैं, वेरी शॉर्ट को सबसे पहले करने बैठ जाते हैं जिसमें उनका टाइम चला जाता है। ऐसे आप लोगों को नहीं करना है, बस ये मैं आपको सजेशन दे रही हूँ। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ ये देव, जब आपने पेड कोर्स लिया है तो उसमें आप लोग को जो नोट्स दिया है कंप्लीट नोट्स, वो कंप्लीट कर लिए हो, वो कंप्लीट होना चाहिए पूरा। अगर वो कंप्लीट हो गया तो फिर नहीं डरना है। और ये जो हम लोग आज क्वेश्चन कर रहे हैं ये गेस क्वेश्चन है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला रहेगा। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर इसको हम देखेंगे। चलो सबसे पहला क्वेश्चन हम शिक्षा से लेंगे, यानी एजुकेशन से। एजुकेशन क्या है? देखो एजुकेशन का क्वेश्चन आप लोगों को किस किस तरह से आएगा। एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, शिक्षा से आप क्या समझते हो, या शिक्षा के प्रकार क्या है, शिक्षा के कॉन्सेप्ट को समझाएं। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को एग्जाम में। ठीक है। क्यों भाई, को तो कंप्लीट नहीं किया है या वीडियो नहीं देखा है अनमोल? देखो पहला एग्जाम है या पहला पेपर है तो ये बोलो कि डर लग रहा है, लेकिन उस बैच से जो है 90% ही आता है, वो एकदम उस तरह का है।
तो उसमें अगर आप उसको छोड़ करके कहीं और से कुछ करने बैठ जाओगे और उसको छोड़ दोगे तो लॉस आपका है, टोटली लॉस आपका है, क्योंकि उससे आपको लिखा हुआ है 80% एवव, अगर वो पूरा कंप्लीट होता है तो 80% एवव। अब 80% एवव से 85 हो सकता है, 90 हो सकता है। पिछली बार बहुत सारे बच्चों को 90 मार्क्स आए थे, तो बस वो ध्यान में रखना है। चलिए, शिक्षा का अर्थ क्या है भाई, एजुकेशन क्या होता क्या है? तो एजुकेशन का जहां तक हम लोग समझ रहे हैं तो इसका मतलब ही होता है जानना, यानी कि किसी भी चीज के बारे में जो है नॉलेज होना एजुकेशन है। शाब्दिक अर्थ से शब्द की उत्पत्ति का ज्ञान होने के साथ साथ उसका अर्थ भी सीमा उचित होगा। एजुकेशन का डेफिनेशन कर लेना है, यानी शिक्षा की परिभाषा जो है वो आपको कर लेनी है। एंड अब यहां पर देखना, ये अभी देखो, अभी इतना थोड़ा सा ध्यान से समझो, मैं आप लोगों को ना मार्क्स लाने वाला ट्रिक बता रही हूँ। आप जैसे लिखते हैं ना कि एजुकेशन क्या है, क्वेश्चन आ गया कि शिक्षा क्या है, ठीक, ये वाला पार्ट अगर नहीं लिखते हो कोई दिक्कत नहीं, ये पहला वाला पैराग्राफ नहीं लिखते हो कोई इश्यू नहीं, ये वाला पैराग्राफ जरूर लिखना। अब आप बोलोगे मैम इसमें क्या ही खासियत है, तो सुनाती हूं मैं आपको। ये वाला, इस वाले पैराग्राफ को, छोटू सा पैराग्राफ जो आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं लिटरल मीनिंग, यानी कि शाब्दिक अर्थ। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ एजुकेशन का लिटरल मीनिंग होता है। इसमें शिक्षा शब्द जो है संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से बना है, ठीक है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना, और शिक्षा शब्द का अर्थ हो गया सीखने व सिखाने की क्रिया से। कंप्लीट डेफिनेशन, परिभाषा, पूरा मीनिंग क्लियर जो है ये पैराग्राफ कर देगा। तो ये पैराग्राफ सबका जो है कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ये पीडीएफ आप लोगों को दे दिया जाएगा, तो इसको कंप्लीट कर लेना पूरा, ठीक है। ये बिल्कुल आपको लिख कर आना है। अब जैसे मैंने लिटरल मीनिंग हिंदी वाले पार्ट का बताया था, अब इंग्लिश वाले पार्ट का है। शिक्षा का जो एजुकेशन है उसका एडुक्टम से निकलता है, उसका मीनिंग क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये भी पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को एजुकेशन से रहने वाला है, शिक्षा क्या है, शिक्षा से क्या समझते हो, या शिक्षा किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन जो रहेगा उसमें से आंसर यहाँ से, ठीक है। अनमोल, पढ़ोगे तब कॉन्फिडेंस आएगा बाबू, सिर्फ बैच ले लेने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है। पढ़ लो, जितना दिया गया है वीडियो वो कंप्लीट कर लो, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आता है। अवध यूनिवर्सिटी में जितना हम पढ़ाते हैं वही आता है। अब आप बोलोगे इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही है, हाँ बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा होता है, जो पढ़ाया जाएगा वही आएगा, इस बात का एकदम डंके की चोट पे बोला जा रहा है। अब मन भटकाओगे कि हमको बस 4 क्वेश्चन मिल जाए कहीं से गेस किया हुआ, तो नहीं है। अवध यूनिवर्सिटी है टफ, एक तो पुराना सिलेबस है, दूसरा है कि इसमें जो इसका फॉर्मेट है, तीनों फॉर्मेट है, ऑब्जेक्टिव भी रखा गया है, लॉन्ग भी रखा गया है, शॉर्ट भी रखा गया है। कहीं कहीं पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव में एग्जाम ले रहा है तो वहां पे पढ़ने का तरीका अलग हो जाएगा, लेकिन आप लोग को तीनों तरीके से पढ़ना होगा, तो इसलिए आप लोग का डिफिकल्ट है, नो डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, अब चलो एजुकेशन का ये हो गया। अब हम यहां से देखो, मैंने ऊपर वाला जो पैराग्राफ बताया ना उसमें से पूरा पढ़ लेना। देखो, ज्यादा मटेरियल देने का फायदा ये होता है कि जब हमें ज्यादा कुछ पढ़ने को मिलता है ना, तो उसका कुछ पार्ट हमारे दिमाग में तो रह ही जाएगा, 100% रह जाएगा। इसीलिए जब आप एजुकेशन लिखने बैठोगे तो याद आएगा, अच्छा ये वाला पैराग्राफ में मैम ने ये लिखवाया था, ऐसा हुआ था, इसमें ऐसे बताया था। अपने से खुद से भी सेंटेंस फॉर्म करके लिख सकते हो, जब दिमाग में वर्ड्स होंगे, उसके बारे में नॉलेज होगा तो लिख सकते हो, तो वो चीजें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप लोगों को आ जाता है इसकी परिभाषा। देखो, किसे कहते हैं जो होता है कि शिक्षा से क्या समझते हो या किसे कहते हो, वो अलग पार्ट है, वो डायरेक्टली आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि वो कॉन्सेप्ट है। परिभाषा में आपको फिलोसोफर या साइकोलॉजिस्ट की परिभाषा लिखनी होगी, और इसमें कम से कम आप 3 करोगे। अगर लॉन्ग में क्वेश्चन है तो परिभाषा में 3 साइकोलॉजिस्ट की परिभाषा आप लोग को लिखनी होती है, क्योंकि लॉन्ग आप लोग का 16 नंबर का पेपर होता है, 16 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो स्वामी विवेकानंद का एक दिया गया है शिक्षा की परिभाषा,
यहाँ महात्मा गांधी का दिया गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया गया है ताकि समझने में दिक्कत ही ना हो। एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, ये स्वामी विवेकानंद ने बोला है। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, महात्मा गांधी का। जो याद रह जाएगा, तीन को दिमाग में रखना ही रखना है और लिखना ही है तीन को, प्लीज रिक्वेस्ट है। लॉन्ग में क्वेश्चन रहा तो बाबू 3 लिख देना, नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा मार्क्स आ जाएगा एकदम, मैं आपको बता रही हूं। ये फॉर्मेट में ना अवध यूनिवर्सिटी में जब से बच्चा लिखना स्टार्ट किया है तब से उनको 90 मार्क्स आ रहा है। और मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बार बार मैं चिल्ला रही हूँ ना, तो ऐसा मत समझना कि अच्छा मैम अपना प्रमोशन करिए, मैं आपको आपके मोटिवेशन के लिए बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच है। पेड बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मार्क्स आए हैं, मतलब बहुत सारे हैं, 1-2 का नहीं है बात। इसलिए ये आपके साथ भी हो सकता है, ये ऐसा चीज नहीं है कि गलत बोला जा रहा है। बिल्कुल काफी है शिवम, जो आपको दिया गया है ना। अच्छा आपने पीडीएफ वाली बैच, लेकिन पीडीएफ पे अगर समझ में आ गया कर लोगे ना तो एकदम पक्का है, कंफर्म है। चलिए फिर उसके बाद से आप लोग को शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं पूछेगा, इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। आप लोगों के नाम आप लोगों के पास क्वेश्चन में दे दे कि शिक्षा से क्या, शिक्षा की अवधारणाओं को लिखे, कोई दिक्कत नहीं, जो अभी मैंने बताया वही लिख दोगे। पहले देखो, जब किसे कहते हैं पूछता है तो पता है कि ये वाला हमें लिटरल मीनिंग यानी शाब्दिक अर्थ लिख देना है। जब परिभाषा बोलता है तो हमें पता है कि फिलोसोफर साइकोलॉजिस्ट की परिभाषा लिख देनी है। जब अवधारणा बोलता है यानी कि इस तरह की अवधारणा बोलता है, दोनों को लिख देना, काम खत्म, एकदम काम खत्म। अभी मैं आ रही हूं रूबी, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में कितना लिखना है मैं अभी आप लोग को बताऊंगी। अब यहां पर आप लोग का एक क्वेश्चन आ जाता है, शिक्षा की प्रकृति बताएं, शिक्षा का नेचर बताएं कि भाई एजुकेशन का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, उसको लेकर के भी बता देती हूँ। ओके गुड। तो नेचर में देखो, नेचर वाले में ना थोड़ा सा यहाँ पर अब इतना हमें लिखने के बाद ये बात याद रखना, क्योंकि आप लोग को 4 पेज काफी नहीं है बाबू, आप लोग का 16 नंबर का, कम से कम 5 पेज लिखना पड़ेगा, 5 पेजेस कम से कम। अब देखो इसमें दिमाग लगाना है, एक पेज जो है पूरा आपने कॉन्सेप्ट लिख दिया, फिर उसके बाद से जो है आपने परिभाषा लिख दी। दूसरा पेज जब स्टार्ट करो डायग्राम से स्टार्ट करो, फ्लो चार्ट से। अब जैसे देखो ये वाला है, यहाँ पर क्वेश्चन है शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं, मान लो कि यहाँ लिखा हुआ है, अवधारणा भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। मानो यहाँ पे प्रकृति या विशेषता लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रकृति और विशेषता। मतलब हमारा जब लॉन्ग में क्वेश्चन आता है ना तो अकेले कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताएं या इसके टाइप्स बताएं, प्रकार बताएं, ऐसे क्वेश्चन रहता है। तो जो सेकेंड हाफ वाला क्वेश्चन रहता है उसको स्टार्ट करने से पहले एक फ्लो चार्ट डायग्राम जरूर बनाना। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ से हम लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे। ये एक पेज मैंने कवर कर लिया पूरा लिख करके, अब यहाँ पर आप लोगों को एक फ्लो चार्ट दिखा देती हूँ। ऐसे लिखेंगे, मानो कि शिक्षा की प्रकृति पूछा है, शिक्षा की प्रकृति जिसको नेचर ऑफ एजुकेशन कहते हैं, इसको कुछ नहीं करना है, इस तरह से लाना है, एरो करना है, 4-5 जो प्रकृति है इसके वो लिख देना है यहाँ पे, 1 बाय 1 खत्म, डायग्राम बन गया। इससे क्या होगा कि पेज भी कवर हो जाता है और आपका आंसर एनहेंस हो जाता है, मतलब उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। आपके आंसर लिखने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अपडेट हो जाता है, तो टीचर खुश हो जाता है, फिर आपको मार्क्स दे देता है, अच्छे से दे देता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, ये बात याद रखना है। यहां से आपको मतलब पहला पेज में पूरा लिख दो मटेरियल जो भी लिखना है, सेकेंड पेज में आप एक फ्लो चार्ट बना दो इस तरह से। ये हमारा शिक्षा को लेकर के खत्म हुआ। एजुकेशन क्या है, इसकी विशेषता या इसकी प्रकृति, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, यहां तक आपको लिख देना है। यहाँ पे अवधारणा की जगह आपका विशेषता या प्रकृति भी रह सकता है,
ये याद रखना, सिर्फ अवधारणा ही से नहीं, यहाँ पे शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है शिक्षा की विशेषता बताइए या शिक्षा की प्रकृति बताइए, तो आपको वो वाला लिखना है, बस लिख करके खत्म कर देना है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग का रहेगा, दो है, एक ये मुस्लिम एजुकेशन है और एक वैदिक एजुकेशन है। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली है और एक वैदिक शिक्षा प्रणाली है। वैदिक एजुकेशन सिस्टम और मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम, दोनों में से कोई एक रहेगा। तो एक को करने के लिए मैं अभी आपको सिर्फ मुस्लिम वाला बता दे रही हूँ, ठीक है। मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम कैसा था, वैदिक वाला जो है आपको करना है। आपको मैं वैदिक वाला जो है करने के लिए बोल रही हूँ। आप बोलोगे कहाँ मिलेगा, तो ये आपको जो है चैनल पर मिल जाएगा। पहले हमने जो है वैदिक वाला क्लास चलाया, आप डालना वैदिक एजुकेशन सिस्टम, निकल जाएगा, वहां से आ जाएगा। और नहीं आएगा तो फिर मैं टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, पढ़ लेना, बहुत छोटा सा है। चलो, मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम पहले क्या था, इसको हम एक स्टोरी की तरह सोचते हैं। छोड़ो, इतना लिखने वाला कौन जाएगा। सुनो, मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम जब इंडिया में आया तो उस समय जो है आप ये बोल सकते हो कि पूरी इंडिया में मुस्लिम के बारे में या फिर मुस्लिम सिस्टम के बारे में, जो सिस्टम होता है, धर्म जो होता है, उसके बारे में ज्यादा किसी को कुछ भी पता नहीं था। तो जब यहाँ पर ये लोग आए तो फिर इन्होंने सोचा कि सबसे पहले तो हमें अपना धर्म का प्रचार करना होगा, कि ताकि सभी लोगों तक जो है ये धर्म पहुंचे। नहीं तो इसके बारे में तो जानेंगे नहीं, क्योंकि इनका बहुत सारी चीजें जो है बहुत ही अलग था और जिसके बारे में यहाँ के लोगों को बिल्कुल पता नहीं था। तो मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में जो है आप लोगों को दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज है, इसको मैं थोड़ा सा आपको ना ऐसे करके बता देती हूँ। सबसे पहला है मकतब। ये एक वर्ड आप सुनोगे, मकतब। इंग्लिश में भी वही कहेंगे, हिंदी में भी वही कहेंगे, मदरसा, मदरसा, ठीक है, मकतब और मदरसा। तो जो इसका सिस्टम था वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट जो था प्राइमरी एजुकेशन के लिए था, प्राथमिक शिक्षा के लिए रखा गया, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा, जिसमें कि बच्चों को जो है, और ये मदरसा जो है उच्च शिक्षा के लिए रखा गया। प्राइमरी शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा में जो मकतब में शिक्षा दी जाती थी, जिसको मकतब बताया जाता था, इसमें जो इसमें मस्जिद में जो मौलवी रहा करते थे, वही मौलवी जो है इस मकतब में आके पढ़ाते थे। और इसमें बच्चों को जनरल चीजें बताई जाती थी, जैसे कि कैसे रीडिंग करना है, जो कुरान है उसमें क्या लिखा हुआ है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, ये सारी चीजें, एकदम बेसिक चीजों का नॉलेज, अक्षर का ज्ञान, ये सारा जो है नॉलेज प्राइमरी में दिया जाता था। मदरसा जो उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता था, इसमें जो है अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जैसे आप लोग का मैथ्स जो है, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, ये सब तो चीजें थी। इसके अलावा कला पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया। यहाँ पे मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम का जो पॉजिटिव पॉइंट यही है कि कला यानी आर्ट, जैसे म्यूजिक हो गया, आप लोगों का पेंटिंग हो गया, उन सभी चीजों को बहुत बढ़ावा दिया गया। तो एक वो सब्जेक्ट जो है उसमें पढ़ाया जाता था। यहाँ पर जो है प्रोफेशनल यानी कि जो स्पेशलिस्ट होते थे टीचर, वो आकर के पढ़ाते थे। लड़कियों के लिए अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में जगह नहीं था। यहाँ तक मकतब में जाके लड़कियां पढ़ लेती थी, लेकिन मदरसा में जाने की उनको अनुमति नहीं थी। हाँ, ये है कि जो थोड़े अमीर हुआ करते थे मुस्लिम, वो अपने घर में ही टीचर को बुलाकर पढ़ा लिया करते थे, वो एक अलग बात है। अदरवाइज औरतों को जो है मदरसा जाने की अनुमति नहीं थी, ठीक। ये और कुछ है जो मैं भी आपको दिखा देती हूँ। अब देखो, यहाँ पर मैंने इसको डिटेल से लिख दिया है। यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन पहले पूछेगा कैसे, वो समझ लो। क्वेश्चन 3 नाम है इसका, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली क्या है, आप उससे क्या समझते हैं, या उसकी आलोचना कीजिए या उसके बारे में बताइए, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा। दूसरा इसका नाम है मध्यकालीन शिक्षा। इसका एक और नाम है जो कि जनरली बच्चों को पता नहीं चलता है कि भाई ये किस बारे में पूछ दिया। एक बार ऐसा हुआ था, बच्चे छोड़ करके आ गए, दूसरा क्वेश्चन जो ऑप्शन में दिया गया था ना इसमें, वो लिख दिए। और जब आए तो मैंने बताया कि बाबू ये मध्यकालीन शिक्षा मुस्लिम एजुकेशन है, तो वो लोग तो सिर पे हाथ रख लिए, क्योंकि ये इतने अच्छे से मैंने पढ़ाया था कि पॉइंट वाइज लिखेंगे तो मार्क्स पूरा का पूरा आता।
ठीक है, मध्यकालीन शिक्षा, और यह इसका एक और नाम है इस्लामिक शिक्षा। ठीक है, ये नाम जो है इसके 3 नाम है, तीनों में से किसी नाम से आ सकता है। तो जब ये आएगा तो आपको स्टार्ट ऐसे ही करना है कि 1200 से 1700 ईस्वी तक के काल को मुस्लिम काल कहा जाता है। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का अर्थ कुछ अलग था। ठीक है, अब यहां से आप लोग का मकतब और मदरसा जो है स्टार्ट हो जाएगा। मकतब एंड मदरसा में किस तरह की शिक्षा दी जाती थी वो चीजें हैं। बाकी यहाँ पे जो मैंने बताया कि मकतब जो है, जो मौलवी होते थे मस्जिदों में, वही मौलवी आकर के मकतब में शिक्षा देते थे। मदरसों में मुस्लिम जो है आप लोग को स्पेशलिस्ट शिक्षा दी जाती थी, जो टीचर होते थे वो देते थे, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे मकतब और मदरसा एकदम एलोबरेट किया गया। मकतब और मदरसा आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, या आपको जो है 1 नंबर में दे देगा मकतब क्या है, तो आपको अच्छे से डिटेल 1 लाइन में ही लिखना होगा। तो मकतब मदरसा यहाँ दिया गया है। अब इसकी विशेषता में आ जाते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, मुस्लिम एजुकेशन शिक्षा प्रणाली का खासियत क्या है, जाना किस लिए जाता है। पहला पॉइंट याद रखना, मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम जो है धर्म प्रचार पे, शिक्षा में, एजुकेशन में जो है धर्म प्रचार पर ज़्यादा फोकस करता था। उनका ये मकसद था कि एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से ही मुस्लिम धर्म का भी प्रचार किया जाए। तो पहला तो इनका ये वाला याद रखना। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल बता दूंगी। 4 बजे का क्लास जो रहेगा ना आप लोग का, कंटिन्यूस में इधर ऑप्शन नहीं होंगी। कल सेकेंड ईयर का क्लास 4 बजे मैं ले लूंगी। मंडे को आप लोगों का जो है सेकेंड पेपर ले लूंगी, ट्यूसडे को थर्ड पेपर। आप लोग का ऐसे है ना, कंटिन्यूस है, तो वो करवा दिया जाएगा, बिल्कुल आप लोग का लिया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली राज्य के अधीन थी। शिक्षा की व्यवस्था करना एवं शिक्षा का क्रियान्वयन करना राज्य के क्षेत्र में अधीन आता था। ठीक है, इसमें जो है उच्च शिक्षा की स्थिति मुस्लिम काल में काफी मजबूत थी। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, क्वालिटी या फिर पुस्तक, ये सब अच्छा था। आर्ट, कला, इन सभी पर ध्यान दिया गया था। कला में निपुण छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाती थी। जो बच्चे म्यूजिक में जाते थे या पेंटिंग में जाते थे और उसमें अच्छा करते थे, उनको स्कॉलरशिप दिया जाता था। यहाँ से एक और बात मुझे याद आ गई कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली से ही स्कॉलरशिप की शुरुआत हुई है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देता है कि स्कॉलरशिप की शुरुआत जो है मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम से हुई है। इसके पहले स्कॉलरशिप का नाम भी नहीं जानता था कोई। तो देखो, असल में छात्रवृत्ति की शुरुआत वहीं से मानी जाती है, छात्रवृत्ति दिए जाने की। मुस्लिम काल में साहित्य को अधिक महत्व दिया जाता था और मुस्लिम लेखक, कवि को पुरस्कार से सम्मानित किया करते थे। मुस्लिम लड़कियों को उच्च शिक्षा से वंचित रखा गया है, मतलब उनको शिक्षा नहीं दी गई है। मदरसों में शिक्षा अरबी और फारसी भाषा में, हाँ ये भाषा याद रखना कि मदरसों में जो है एजुकेशन किस भाषा में दी जाती थी, तो अरबी और फारसी। ठीक, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धार्मिक प्रचार प्रसार करना था। जब मुख्य उद्देश्य अगर पूछता है ना, तो उसमें एकदम याद रखना है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धार्मिक प्रचार प्रसार करना था तथा मुस्लिम रीति रिवाजों का सख्ती के साथ पालन करवाना। इसलिए मुस्लिम काल में प्रथा का सख्ती से के साथ पालन करवाया जाता था। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में रूढ़िवादी नजरिया व्याप्त था, मतलब स्टीरियोटाइप था, स्पेशली औरतों के लिए जो है बहुत स्ट्रिक्ट रूल थे जो उनको फॉलो करवाया जाता था। ठीक, ये हो गया इतना विशेषता। अब इसमें जो है, इसमें मैंने आप लोग को बताया है कि किस तरह से आर्थिक रण, इसमें ना 2 चीजें इसकी बहुत अच्छी थी, उसको अभी भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। छात्रवृत्ति का, यानी कि जो बच्चे अच्छे करते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, और दूसरा आर्ट, कला को लेकर के, जो पेंटिंग में, म्यूजिक में, कवि जो होते थे, साहित्य में जो अच्छे होते थे, उनको स्कॉलरशिप देकर के उनको आगे बढ़ाने का जो था, ये सारी चीजें इसमें अच्छी थी। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पॉइंट में याद रख लेना है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, यही उद्देश्य था। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। अगर आपका ये क्वेश्चन ही ज्यादा पूछता है कि इस्लाम धर्म का जो है उद्देश्य क्या था, सॉरी, इस्लाम मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था, इस्लामिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, सांसारिक सुख को मुख्य स्थान। हाँ, ये लोग ये बोलते थे कि अभी जो जिंदगी जी रहे हो इसको अच्छे से जी लो,
अब इसके पीछे क्या है, पुराना जन्म है, नया जन्म होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा शौकिया टाइप के लोग हुआ करते थे। ज्ञान का विकास भी था, देश प्रेम की भावना, व्यवसायिक शिक्षा, हाँ एक और चीज, वोकेशनल एजुकेशन को इसमें फोकस किया गया था, वही जो आर्ट और ये सारी चीजें हैं, ये सब स्किल ट्रेनिंग जो है बच्चों में या करवाई जाती थी, ताकि एजुकेशन के बाद बच्चा अपने आप को सरवाइव कर सके। ठीक है, ओके। तो यहां पर और लास्ट में निष्कर्ष लिख देना है, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, 2 लाइन में। याद रखना अवध यूनिवर्सिटी में ना प्रेजेंटेशन बहुत चेक किया जाता है कि आप आंसर जो है कैसे लिखते हो। निष्कर्ष लॉन्ग क्वेश्चन में कंपलसरी तौर पे लिखना। निष्कर्ष का मतलब होता है, कंक्लूजन का मतलब होता है कि ऊपर में आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये सोच रहे हो। जैसे कि अभी हमने ऊपर में पढ़ लिया ना कि हाँ मुस्लिम कालीन शिक्षा क्या थी, समझ में तो आ गया होगा। तो निष्कर्ष में यानी कंक्लूजन में हम डाल देंगे उपयुक्त क्या बोलते हैं हिंदी में, वाक्यों, हाँ उपयुक्त वाक्यों के आधार पर या उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं इस्लामिक शिक्षा प्रणाली में कुछ खामियां भी थी, कुछ अच्छी चीजें भी थी, और इसमें जो है औरतों के साथ जो है गलत हुआ, लड़कियों के साथ गलत हुआ था। लेकिन इसमें जो आर्टिस्ट होते थे या फिर जो बोल सकते हो कि बच्चे होते थे जो कि गरीब घर से थे, उन लोगों को छात्रवृत्ति दी जाती थी, ये सारी चीजें अच्छी हुई है। बस खत्म। कंक्लूजन का, निष्कर्ष का मतलब होता है अपना व्यू पॉइंट देना ऊपर वाले टॉपिक के बारे में, और टीचर ये चीज देखता है कि इस बच्चे में अपनी क्या काबिलियत है, इसने क्या कहीं से लाया है गेस पेपर, कहीं से पासपोर्ट वाला उठा करके और वो पूरा छाप दिया है, वैसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बाकी सारा आंसर मेरे वाला कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। निष्कर्ष अपने शब्दों में लिखो, चाहे 2 लाइन लिखो या 3 लाइन लिखो, ये एग्जामिनर पे बहुत अलग इम्पैक्ट छोड़ता है। तो ये चीज कर लेना, बस इसको अपने शब्दों में लिखना, जो समझ में आ जाए उसी के अनुसार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का दर्शन और फिलॉसफी से। दर्शन जिसको कि हम फिलॉसफी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग में ना पूछ के मुझे लगता है ये शॉर्ट में 8 नंबर वाले में आपको पूछेगा, तो इसको भी ध्यान से समझना। सबसे पहले तो दर्शन का अर्थ क्या है, पहले तो फिलॉसफी होता क्या है वो समझ लो। तो दर्शन शब्द के अंग्रेजी रूपांतरण फिलॉसफी शब्द यूनानी भाषा से बना है, याद रखना यूनानी शब्द फिलॉस एंड सोफिया से बना है। फिलॉस का मीनिंग होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम। तो इस प्रकार फिलॉसफी का मतलब हो गया लव ऑफ विजडम, यानी कि ज्ञान से प्रेम, यानी कि नॉलेज से प्रेम, नॉलेज से प्यार होना, वही हो गया फिलॉसफी। तो फिलॉसफी का मीनिंग जो है पूरा तोड़ दोगे, कैसे कैसे टूट रहा है फिलॉस में और आप लोग के सोफिया में। तो फिलॉस का मीनिंग क्या हो गया वो बता देना है, सोफिया का मीनिंग क्या हो गया वो बता देना, मीनिंग निकल जाएगा। और फिर उसके बाद परिभाषा लिखना है। तो ब्राइट मैन का यहाँ पे परिभाषा दिया गया है, यहाँ पे R.W. सेलर्स का दिया गया है, बर्टन रसेल का दिया गया है, 3 परिभाषा मैंने दिया है। लेकिन जब ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछेगा तो आपको बस जो है 2 परिभाषा लिखनी है। अगर लॉन्ग में पूछेगा तो 3 परिभाषा, शॉर्ट में पूछा तो 2 परिभाषा। दर्शन शब्द का व्यापक अर्थ क्या है, व्यापक यानी वाइड पर्सपेक्टिव क्या है दर्शन फिलॉसफी का। तो फिलॉसफी का व्यापक रूप जो है अगर हम बात करते हैं तो आत्मा से परमात्मा को जोड़ना, परमात्मा से आत्मा को जोड़ना। मतलब कि दर्शन जो है ना, फिलॉसफी ये बात मानता है कि हम लोगों को जो है, हम सब इंसान जो हैं, सभी को का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही मोटिव होना चाहिए। वो मोटिव है कि हमारे अंदर की जो आत्मा है, जो सोल है, उसको हम ईश्वर से, भगवान से, गॉड से, अल्लाह से मिलाएं, और यही लास्ट पर्पस जो है रखा जाता है दर्शन में। ये व्यापक रूप है, ये वाइड पर्सपेक्टिव है। संकुचित मीनिंग अगर हम निकालते हैं तो संकुचित में हो जाता है कि इनके रहस्य को, प्रकृति और आत्मा परमात्मा के रहस्य को जानना, या आखिर में क्या है इसके पीछे। आज हम नेचर के बारे में इतना ज्यादा नासा या फिर कहीं भी रिसर्च हो रहा है
और ये सारी चीजें हो रही है, तब हमें पता चल रहा है अच्छा ऐसा भी होता है, ये भी चीजें होती हैं। लेकिन हमें तो ये सब जब नहीं पता था तो क्या था, और अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है। तो इसके बारे में खोज करना ये दर्शन का संकुचित अर्थ है, यानी नैरो मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। ठीक, और जब हम इस अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं तो वो वाइडर मीनिंग हो जाता है, यानी व्यापक। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना, इसको पढ़ लेना है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, दर्शन की शाखाएं। ये क्वेश्चन आप लोगों का ना शॉर्ट में अलग से भी पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे दर्शन की शाखाएं कौन कौन सी है, अभी पूछा नहीं है कभी, लेकिन चांसेस है इस बार की पूछ सकता है, चांसेस मैं आपको बता रही हूँ। तो दर्शन की शाखाएं कौन कौन सी है बाबू? सेकेंड ईयर अवध यूनिवर्सिटी का कल 4 बजे लाइव क्लास होगा। इसी तरह से आप लोगों का एजुकेशन जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो पेपर 1 है उसका क्लास करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए सोचा गया है, इसीलिए सैटरडे को जो है हम लोग फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, और संडे को कल 4 बजे आप लोग का करेंगे, और ये पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। हाँ, तो दर्शन की 3 शाखाएं हैं, तीनों शाखाओं को मैं ना एक तरह से एलोबरेट कर देती हूँ एकदम शॉर्ट में। दिमाग में जब हमारे पास पॉइंट रहेगा तो आप अच्छे से एलोबरेट करोगे। यहाँ पे 3 भाइयों को देख रहे हो। पहला है तत्व मीमांसा, जिसको हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स वो है जिसमें कि ये यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना है इसके बारे में बात होती है, किस तरह से बना है। हर कोई जो है इसका आंसर अपने अपने तरीके से देता है। तो तत्व मीमांसा जो है ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के जो है निर्माण पर बात करता है कि यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ है, और जिसका जैसा सोच वैसा आंसर देता है, लेकिन ये यूनिवर्स निर्माण पे बात होगा। ज्ञान मीमांसा जो है ज्ञान के निर्माण पे बात करती है कि भाई ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, कैसे बना है, और ये यूनिवर्स क्या है, ये कैसे बना है, ऐसा क्वेश्चन ये लोग करते हैं। और आप बोलोगे कि मैम ये तीसरा वाला क्या पूछता है? ये तीसरा वाला पूछता है कि भाई नैतिकता क्या है, सही गलत क्या होता है, किसको हम सही कहें और किसको गलत कहें। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है ये 3 लोग पूछते हैं, और ये तीनों लोगों को जो है आंसर को एलिब्रेट करते हैं। तो इसीलिए इन तीनों को हम इन नाम से जानते हैं, याद रखना। मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा, तो यूनिवर्स के बारे में बात होगी, आगे मैं आपको दिखा भी दूंगी। ज्ञान मीमांसा ज्ञान के बारे में बात करेगा, एपिस्टेमोलॉजी बोला जाता है इंग्लिश में। मूल्य मीमांसा एक्सियोलॉजी बोलते हैं, यह नैतिकता के बारे में, सही गलत के बारे में बात करता है, मूल्यों के बारे में बात करता है। अब कोई चीज ऐसा हो रहा है जो मुझे गलत लग रहा है लेकिन आपको सही लग सकता है, आपके पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, है ना। जैसे कि वो वाला है कोलबर्ग का थ्योरी है ना, जिसमें कि वो क्या नाम था, एक एक्सपेरिमेंट उसने किया कोलबर्ग ने, जिसमें कि हिंज नाम का एक आदमी था, उसकी वाइफ मर रही थी, तो हिंज ने जो है चोरी कर ली दुकान में। पहले तो दुकानदार से जाकर के रिक्वेस्ट की कि मुझे दे दो कुछ पैसा, उस ले जाके दे रहा था, लेकिन पूरा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया। रिक्वेस्ट किया, नहीं दिया दुकानदार, तो उस दुकान में जो है उसने चोरी कर ली, और इस तरह से उसने अपनी वाइफ की जान बचाई। तो इसमें कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं गलत किया भाई, चोरी की तो गलत किया। कुछ लोग बोलेंगे नहीं उसने सही किया, नहीं करता तो उसकी वाइफ मर जाती, है ना। तो यही होता है सही गलत, हर कोई अपने अपने तराजू से अपनी अपनी सोच से इसको तौलता है। तो ये तत्व सॉरी मूल्य मीमांसा जो है इस क्वेश्चन को करता है। ठीक है, तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा को अंग्रेजी भाषा में मेटाफिजिक्स कहते हैं, जो 2 ग्रीक शब्दों मेटा और फिजिक्स से बना है। मेटा का मतलब होता है परे यानी बियॉन्ड, और फिजिक्स का मतलब होता है प्रकृति यानी नेचर। इस प्रकार मेटाफिजिक्स का अर्थ हो गया प्रकृति से परे। और ये क्या है, इस खोज का अध्ययन करने वाले शास्त्र या विषय को ही तत्व मीमांसा करते हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स के बारे में खोज करती है, इसके निर्माण के बारे में क्या है, इसके डेफिनेशन के बारे में, उसे ही हम तत्व मीमांसा कहेंगे। ठीक, पढ़ लेना इसको थोड़ा सा। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान के बारे में बातें होंगी, बताया मैंने अभी आपको। और मूल्य मीमांसा का भी बता दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा और दर्शन में जो है रिलेशनशिप पूछेगा। इसका क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, समझाइए। ऐसे क्वेश्चन आता है। तो शिक्षा और दर्शन में देखो, अगर नहीं याद है, रिलेशनशिप भूल गए मान लेते हैं, तो शिक्षा वाली परिभाषा पूरा लिख देना, दर्शन वाली परिभाषा यानी फिलॉसफी वाली परिभाषा पूरा लिख देना जो आपने अभी पढ़ा, और लास्ट में लिख देना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट यानी पूरक होते हैं। बस खत्म, छोड़ने का कोई नौबत ही नहीं आएगा। और ये वाला क्वेश्चन आप लोग का 8 नंबर में आता है, ये शिक्षा और दर्शन का संबंध जो होता है। बस रिलेशनशिप उसमें आपको जो है डेफिनेशन बता देना है। ये देखो, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब आ जाते हैं चार वाद है। ये वाद याद है, चार वाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और आप लोगों का एक और वाद है यथार्थवाद। इन चारों वाद में से कोई दो वाद आपके एग्जाम में रहता है, फिक्स, हमेशा फिक्स रहता है, दो वाद फिक्स। और ये भी लॉन्ग में, ये शॉर्ट में नहीं देता है, लॉन्ग में देगा। तो सोचो, इसको छोड़ोगे तो 32 नंबर तो कहीं ना कहीं छोड़कर आओगे ना, तो क्यों ना इसको हम करके जाएं। देखो, हर्ष ने बताया ना कि 90% आए हैं अवध यूनिवर्सिटी में। मैं नोट्स का एकदम गारंटी ले लूंगी भाई, नोट्स जो बच्चा कंप्लीट कर लिया उसको आना ही आना है। और साथ साथ में थोड़ा फिलोसफिकल चीजें हैं, अगर वीडियोस देख लेते हो, क्लासेस कर लेते हो, तो फिर कोई डाउट ही नहीं है, जो पढ़ेगा उसका मार्क्स कम आए। मतलब सोचो, मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ, पागल तो नहीं होना। तो चीजें समझनी चाहिए और आप लोग कर सकते हो, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ कि हाँ होगा, बिल्कुल होगा। लिखने का तरीका पता होना चाहिए। डायग्राम, फ्लो चार्ट लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर बनाना है, बिना बनाए डायग्राम लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होना चाहिए। अगर डायग्राम या फ्लो चार्ट बना लेते हो, मैं आप लोग को एक दो वीडियो शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर, वैसे चैनल पर जाओगे सर्च करोगे मिल जाएगा कि फ्लो चार्ट हम कैसे बनाते हैं, तो वो इजीली मिल जाएगा। और हर क्वेश्चन में फ्लो चार्ट डाल सकते हो, हर क्वेश्चन में डाल सकते हो, लॉन्ग में तो डेफिनेटली डालना है, ये बात ध्यान रखना है। चलिए, अब इन चारों भाइयों को ना मैं एक साथ समझा देती हूँ। ये वाला पीडीएफ तो ऐसे देख लेना, लेकिन चारों को मैं ऐसे समझा देती हूँ ताकि सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए। वाद, इनको हम चार वाद कहते हैं, ये चार है। सबसे पहला है आदर्शवाद, जिसको आइडियलिज्म कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसे? आइडियलिज्म। ठीक है, ये आइडियलिज्म ऐसा है जो बहुत ही, क्या बोलते हैं, घर का एक जो एल्डर ब्रदर होता है या जो एल्डर सन होता है वो कितना रिस्पॉन्सिबल होता है ना, वैसा है। आदर्शवाद ये बोलता है कि हमारा ये जो जीवन है, हमारी ये जो लाइफ है, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए है। पूरी तरीके से हमें अपने आप को, ईश्वर को, गॉड को समर्पित कर देना चाहिए। तो आदर्शवाद कहता है कि ये जो यूनिवर्स बना है, इसको बनाने वाले भगवान है, गॉड है, अल्लाह है, उनके थ्रू जो है बनाया गया है। और ये भी बोलता है कि हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है कि हमें दूसरों के पीछे नहीं भागना चाहिए, कोई क्या कुछ कर, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, ना ही उसके बारे में गलत समझना चाहिए, कुछ नहीं, अपने आप पे फोकस करो। और ये भी बोलता है कि ये जो आसपास में चीजें हमें दिखाई देती है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो भौतिक वातावरण है, इसको ये या बाहर सब क्या है, कर्मों का फल है ना। हम ही लोग तो इस अच्छी खासी सुंदर सी प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं, तो हमसे बदला लेगी, ये प्रकृतिवाद का कहना है। प्रकृतिवाद शिक्षा के बारे में कहता है कि बच्चों को जो है स्वाभाविक शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चा जो है, बच्चे को इस नेचर में खुला छोड़ दीजिए और बच्चा खुद से सीखे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बात करता है, पूरी तरीके से जो है बच्चों को सेंटर्ड मान के करता है। टीचर का रोल इसमें जो है वो गौण बताता है, यानी सेकेंडरी बताता है कि सेकेंडरी टीचर का रोल है। नेक्स्ट आप लोगों का थर्ड जो होता है वो है प्रयोजनवाद। ठीक है, देखो मैं आपको बताती हूँ, चांसेस एग्जाम में आने का आदर्शवाद और प्रयोजनवाद है। ये तीसरा भाई,
जिसको कि हम हिंदी में, इंग्लिश में प्रेगमेटिज्म कहते हैं। प्रयोजनवाद का नाम अलग अलग है, हिंदी में भी व्यवहारवाद भी कहा जाता है। प्रयोजनवाद बहुत प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल कहने का मतलब है व्यवहारिक है, जो सही है सो सही है, और जिससे हमें आगे फायदा होने वाला है हमें वही काम करना चाहिए। ईश्वर अल्लाह गॉड पे बिलीव नहीं करता है। इसके अनुसार ये जो पूरी दुनिया बनी है पदार्थों से बनी है, मतलब ये पूरी दुनिया जो है इसका ये कहना है कि किसी भी तरीके से बनी है, मटेरियल से ही बनी है, लेकिन इस पर ज्यादा डिटेल नहीं करता, लेकिन ईश्वर को नहीं मानता है। जो गॉड है, स्पिरिचुअल जो बोलते हैं, आध्यात्मिक, वो सिर्फ और सिर्फ आदर्शवाद है। आदर्शवाद वाले लोग आध्यात्मिक होते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल होते हैं, बाकी कोई नहीं है इसमें से। ठीक है। प्रेगमेटिज्म चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को मानता है और ये कहता है कि बच्चों को जो है समाज से, सोसाइटी से जोड़ करके रखना चाहिए और समाज के अनुसार ही जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारा लास्ट हो जाता है यथार्थवाद, चौथा भाई जो सबसे लास्ट है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियलिज्म। ये बोलता है कि ये जो दुनिया है वो पूरी तरीके से मटेरियल से बनी है, पदार्थों से बनी है। यथार्थवाद को पदार्थवाद भी कहा जाता है, मतलब ये इस बात में मानता है कि जो चीजें हमारे आसपास में दिखाई दे रही है, जो एग्जिस्ट कर रही है, वही सच है। इसके परे यानी इसके बियॉन्ड कुछ सच नहीं है। ना ही पूर्व जन्म होता है, ना ही आफ्टर जन्म होता है, इसमें बिलीव नहीं करता है। आदर्शवाद के सबसे खिलाफ जो है यथार्थवाद रहता है। दूसरा इसका है कि हमें जो ज्ञान यानी नॉलेज मिलता है हमारे सेंस ऑर्गन से मिलता है। इसके अनुसार हमें जो भी नॉलेज मिलता है हमारे सेंस ऑर्गन से मिलता है। ठीक है, बस ये चारों को इतना समझ लोगे ना, कोई भी आएगा लिख डालोगे एकदम। वैसे ये वाला और ये वाला मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगी, इस वाले पीडीएफ में दिया गया है। ठीक है, यहां तक आदर्शवाद के बारे में थोड़ा, अब मैंने इतना कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब आगे का थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। आदर्शवाद की परिभाषा, पहले तो आइडियलिज्म वर्ड से बना है, इसका मतलब हो जाता है आइडिया, विचार। ये विचारों पे डिपेंड करता है, सोच पे, तो सोच ही के बारे में बात करता है कि हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। हमें बस ये सोचना चाहिए कि हमें हमारी इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, इस पर बात करता है। परिभाषा में रॉस का परिभाषा दिया गया है, प्लेटो का है, रोजन का है, इन लोगों का है। हाँ, अब देखो, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य यही जानना है, हमें लिखना यही होता है। तो देखो, आदर्शवाद कहता है आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन। हमें अपने आप को पहचानना चाहिए, हमें हमारी कमियों को देखना चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ है तो हमें दूसरे पे उंगली नहीं उठाना चाहिए, पहले अपने आप को देखना चाहिए। यही है सेल्फ रियलाइजेशन, और आत्मानुभूति के बारे में आदर्शवाद कहता है। सेकेंड होता है सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि। कल्चर को बहुत प्रायोरिटी देता है, बोलता है कि हमारे जो कल्चर है उसे हमें, संस्कृति जो है उसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उसमें वृद्धि करनी चाहिए। ठीक। स्पिरिचुअलिटी को यानी आध्यात्मिकता को, भगवान में बिलीव जो होता है, ईश्वर में जो बिलीफ होता है, उसको आगे बढ़ाने की बात करता है। आदर्शों और मूल्यों की बात करता है कि हम सबको हमारी लाइफ में जो है हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए, हमारे आदर्श होने चाहिए, उसी के ऊपर चलना चाहिए। पवित्र जीवन होना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष, जलन, ये सब भावना नहीं होना चाहिए। ठीक है। शाश्वत एकता की प्राप्ति, यानी हम सब मिल करके रहें, एक साथ रहें, ये बात भी आदर्शवाद करता है। ठीक है, चलिए अब यहां से आपको प्रयोजनवाद यानी प्रेगमेटिज्म, मैंने बोला ना कि यही दोनों में से आने के चांसेस है, वो यहाँ पे लिखा गया है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, प्रयोजनवाद के रूप में मैं ये नहीं उतना पढ़ना है, ज्यादातर ये ना आप लोग प्रयोजनवाद क्या मानता है एजुकेशन को लेकर के, वही आता है। हाँ, प्रयोजनवाद और शिक्षा, यही लिखना होता है हमें। प्रयोजनवाद क्या है और प्रयोजनवाद शिक्षा के बारे में क्या बोलता है, एजुकेशन के बारे में।
तो प्रयोजनवाद मानते हैं कि ये बच्चे का चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है, सिर्फ हम बच्चे के विकास के बारे में ही सोचेंगे, बच्चे को अवसर मिलना चाहिए। समाज से भी कनेक्ट करता है कि हमें समाज से कनेक्ट होकर के रहना चाहिए, समाज में जो परिवर्तन, जो चेंजेस हो रहे हैं, हमें अपडेट होते रहना चाहिए। और क्या है, बालकों की शिक्षा समाज के माध्यम से होनी चाहिए। ये एजुकेशन को और समाज को बहुत प्रायोरिटी देता है। बस चलिए अब नेक्स्ट में क्वेश्चन में चलते हैं। वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन क्या है? ये इस क्वेश्चन का आने का उतना ज्यादा चांस नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इसको देख लेना। इसमें वेदों के बारे में है, जो मैंने बताया ही आपको कि आप लोग को इस्लामिक शिक्षा और वेदांत के बारे में यानी वेदों के बारे में आएगा। तो ये दो है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली को भी मैंने दे ही दिया, बुद्धिस्ट को। भाई ये क्वेश्चन मतलब ये पीडीएफ कर लेते हो, और जो बोल रहा नहीं कि अभी तक हमने कुछ नहीं किया है मैम, उनको बहुत हेल्प मिलेगा, 100% उनको बहुत हेल्प मिलेगा। मतलब पास होना तो दूर की बात है, अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाओगे। मैं क्वेश्चन देख रही हूँ। हाँ, अब इसके बाद आ जाओ कि किसी फिलोसोफर के बारे में आपको एक लिखना होगा। तो आप लोगों में महात्मा गांधी दिए गए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, आप लोगों में स्वामी विवेकानंद है। तो इसमें से कोई दो का नाम याद करके रख जाना। यह 100% फिक्स क्वेश्चन रहता है। इसमें आप लोगों को जो है दो नाम दिया हुआ रहेगा, एक लिखना है, यह फिक्स रहता है। स्वामी विवेकानंद और शिक्षा दर्शन के बारे में मैंने इसमें बताया, इसमें पढ़ लेना है बस, और कुछ ज्यादा नहीं है। तो एक और होगा कोई, अच्छा अरविंद घोष के बारे में दे दिया, स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष के बारे में इसमें दिया गया है। अब यहां से आ जाएगा सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र। आप लोगों का दूसरा पार्ट जो है नॉलेज एंड करिकुलम में समाज शास्त्र है यानी सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी क्या होता है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन, तो हम इसमें समाज के बारे में, समाज के नियमों के बारे में स्टडी करते हैं, यही समाज शास्त्र का है। ठीक है। और शैक्षिक समाजशास्त्र की परिभाषा हैंसन और जॉर्ज पाइने का है। इसके उद्देश्य क्या है, तो बच्चों को जो है विद्यालय को समाज के साथ जोड़ना, समाज की आवश्यकता के अनुरूप छात्रों को तैयार करना, शिक्षा को प्रभावित करने वाली सामाजिक समस्याओं की पहचान करना। तो मतलब बेसिकली यही है कि हम एजुकेशन जो दे रहे हैं उस समाज को देखते हुए दें, और बच्चों को भी समाज के बारे में बताएं, उनको समझाएं कि क्या चीजें होती हैं। सामाजिक विषय पढ़ते समय विद्यार्थियों में होने वाले उचित परिवर्तनों को समझना, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न अनुसंधान करना, समाज की जो जरूरत है उसके लिए रिसर्च करना, ये सब समाज के हैं। फिर उसके बाद ये प्रकृति दी गई है। शिक्षा पर प्रभाव, तो देखो एजुकेशन और जो समाज है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज में अगर कोई चेंज होगा तो हमें वो एजुकेशन में बच्चों को लाकर पढ़ाना होगा, और हमारा मेन मकसद भी यही रहता है कि समाज के अनुसार ही बच्चों में चेंज भी आए, राइट। तो वो क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन आता है। शैक्षिक समाजशास्त्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव है, एजुकेशन पर क्या प्रभाव है, तो पाठ्यक्रम में परिवर्तन आना या शैक्षिक समाजशास्त्र का ही शिक्षा पर प्रभाव है। अगर हम हमारे समाज में कुछ भी चेंज हो रहा है तो हम करिकुलम में चेंज करते हैं ना। जैसे आजकल ही आप देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा क्या महत्व दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, तो करिकुलम में इंक्लूड तो किया जा रहा है, वैसा ही है। शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा के समाजशास्त्र में अंतर बताइए, ये भी मैंने लिख दिया है, पूरा पॉइंट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम 8 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है, 16 नंबर में नहीं 8 नंबर में पूछा जाता है। तो इसके व्यक्तिगत उद्देश्य, देखो कुछ लोग ना इसमें लड़ाई करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत होना ही नहीं चाहिए। व्यक्तिगत उद्देश्य का मतलब होता है कि पर्सनल, उस पर्सन का, उस व्यक्ति का जो है डेवलपमेंट। अब जैसे मेरा है, मैं अपना लेती हूँ, ठीक। एजुकेशन का ये उद्देश्य होगा ना कि मेरे अंदर की जो क्वालिटी है या जो इनर एबिलिटी है उसको बाहर निकाले, होना चाहिए ना। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं,
व्यक्तिगत उद्देश्य होना नहीं चाहिए, वो इंसान को जो है सामाजिक उद्देश्य के अनुसार तैयार करना चाहिए। तो ये पॉसिबल है क्या? अगर मेरे अंदर 10 बीमारी भरी है तो मैं समाज को कैसे सुधार सकती हूँ? मैं खुद ही गलत हूं तो मैं समाज को कैसे सुधार सकती हूँ? तो इस बात पे बहुत लड़ाइयां चलती है कि व्यक्तिगत उद्देश्य होना चाहिए या सामाजिक उद्देश्य होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता रही हूँ 8 नंबर में ये क्वेश्चन रहेगा। हाँ बाबू, तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस होगी, सभी का आप लोगों को करवा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लो। बरकतुल्ला में आप सिलेबस मैच करना होगा बाबू। देखो, व्यक्तिगत उद्देश्य का मतलब क्या होता है? आत्म अभिव्यक्ति, यानी मेरे अंदर जो चीजें चल रही हैं मैं उसको आपके सामने रख सकूं, प्रेजेंट कर सकूं। तो व्यक्तिगत उद्देश्य यही होता है, जो भी बच्चे का एजुकेशन दिया जा रहा है वो आप उसके अंदर जो भी चीजें चल रही हैं उसको आगे नीचे निकाल के रख सके। और दूसरा होता है आत्म अनुभूति, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी अपने आप को प्रेजेंट कर सके। और दूसरा सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब मेरी कमियां, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट में समझ सकूं। तो एजुकेशन तो इस बात को बताएगा ना, शिक्षा के थ्रू तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ये मेरा वीक पॉइंट है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो ये व्यक्तिगत उद्देश्य में आ जाता है। व्यक्तिगत उद्देश्य के पक्ष में इतना तर्क दिया गया है, जो मैंने बताया वही है। अब आ जाते हैं सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य में कहा जाता है कि बच्चों को या इंसान को जो है समाज के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। समाज जिस चीज की मांग करता है बस वही चीजें जो है दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना। हाँ, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। ये भी 8 नंबर वाला क्वेश्चन, अभी नीचे में जितने आ रहे हैं 8 नंबर वाले क्वेश्चन रहे। तो सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा क्या है? तो बहुत है, हर तरह से है। जो भी समाज में हमारा चेंज आता है हम एजुकेशन के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाते हैं, है ना? तो बिल्कुल है। समाजशास्त्र का मीनिंग ये सब आपको देखना है, ये सब डिफिकल्ट नहीं है, ये सब इजी है। सोसाइटी से रिलेट करेगा। शिक्षा और राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता का क्वेश्चन एक रहेगा, या तो राष्ट्रीय भावना वाला क्वेश्चन रहता है या राष्ट्रीय एकता वाला क्वेश्चन रहता है। नीचे में लास्ट में आप लोग का रहता है या शांति एजुकेशन, शांति शिक्षा रहता है। मैं आपको ये 3 में से एक बता रही हूँ कि 100% रहने वाला है और रहेगा। एग्जाम देकर आओगे तो आप मेरे से बताओगे कि हाँ मैम था। संस्कृति, ठीक है, वही पढ़ लो, पढ़ लेना है सबको, पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पाठ्यक्रम तो उतना नहीं रहता है लेकिन पढ़ लेना। देखो, जब ये मैंने पीडीएफ बनाया तो मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस किया है। अब वो सारी चीजें मेरे अभी दिमाग में तो नहीं है कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है, ये क्वेश्चन क्यों डाला है, लेकिन अगर डाला गया है तो कंप्लीट कर लेना। बस इतना ही है।